we were having a program to insert query. So how we can write a program in Hibernate to insert a query, okay, into the database. So what we discuss about in the Hibernate. So okay, one of Pojo class we need to create जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे प्रोडक्ट आईडी है, ओके, प्रोडक्ट आईडी and product name and its setter getter, one of Pojo class they have created. So Sir, Pojo means sample class, example मॉडल class. मॉडल जो आपकी मॉडल है वो पोजो है. Okay. प्लेन ओल्ड पोजो और पोजी दो मॉडल इसमें है. पोजो तो एडवांस जावा में पोजी मॉडल क्लास को जावा पोजो पोजो क्लास बोलते हैं. अब नॉर्मल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक सेटर गेटर है ना, उसी को बोल रहे हैं पोजो. ओके ओके. सो बीन भी यही क्लास होती है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक सेटर गेटर है ना. स्प्रिंग में इसको एज ए बीन बोला जाता है इसको ना. तो पोजो स्टैंड फॉर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट एंड पोजी स्टैंड फॉर प्लेन ओल्ड जावा इंटरफेस. सो एंटिटी बीन्स आर रिप्लेस्ड बाय पोजो. जो एंटिटी बीन प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक सेटर है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पोजो से प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास विच आर सिंपली रेफर टू. एक एंटिटी क्लास होती है जो डेटाबेस से क्या करती है, परसिस्ट. In EJB3, entity bean are replaced by Pojo, which can run outside the EJB container, does not require any special interface. I mean, बस term different है, okay? Term आपका different है. Let me open the. So, what is the meaning of plain old Java object? मतलब Pojo. So, Pojo says Pojo is a ordinary Java object and not a special object. Now, what makes इन्होंने आंसर क्या दिया है? Plain old Java object, the name is used to emphasize that given object is a ordinary Java object, not a special object such as those defined EJB2 framework. Okay, क्लास A क्लास B एक्सटेंड कर रही है या इम्प्लीमेंट कर रही है C को. सो यहाँ पे B क्या है आपका, नॉन पोजो, एंड C इज काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रेमवर्क क्लास if what they are trying to A simply object. Pojo should not have to extend a specific class and implement a specific interface. मतलब ना ये किसी क्लास को ना इंटरफेस को एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट नहीं करती. ओके, सो जावा बीन इज एन एग्जांपल ऑफ पोजो. जावा बीन की बात करें तो मॉडल क्लास, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ सीरियलाइजेशन. इसमें जो सीरियलाइजेशन का एग्जांपल है, नॉट सीरियलाइजेशन सॉरी, एनकैप्सुलेशन का जो एग्जांपल है. So it is example of Java Bean is an example of Pojo. Okay, that is क्या है, serializable, has no argument constructor, जिसके पास क्या है, no argument constructor, and allows access to properties using getter setter method that simple follow naming convention. Okay, तो simple एक मॉडल क्लास उसी को बोल रहे हैं क्या, इसमें पोजो क्लास. लेकिन पोजो में ये ध्यान रखना है, हम भी अगर हम कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऐड कर रहे हैं तो वी हैव टू ऐड जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर एज वेल. ओके, सो पोजो प्योरली फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक एंड हैज नो डिपेंडेंसी ऑन एंटरप्राइज फ्रेमवर्क. मतलब ये किसी को इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड नहीं करेगी. इट मीन्स इट हैज कोड ऑफ बिजनेस लॉजिक, बट हाउ दिस इंस्टेंस इज क्रिएटेड, which service EJB belong to, and what are its special character, stateful, stateless, it has will be decided by the frameworks by using external XML file.
So JAXB is the service to represent Java object as XML, and these Java objects are simple and come up with default constructor segregators. So Hibernate, where simple Java class will be used to replace a table, right? And column will be its instances. तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके कॉलम होंगे, तो उसे भी क्या बोल रहे हैं हम लोग, पोजो क्लास. रेस्ट सर्विस की अगर बात करें हम लोग, तो इन दी रेस्ट सर्विस we will have service layer, DAO layer to perform some operation over DB. So DAO will have vendor specific queries operations. Service layer will be responsible to call DAO layer to perform DB operation. So create or update API method of DAO will be take Pojo as argument. बहुत ही important है. तो DAO में ये पोजो को क्या लेंगे, एज आर्गुमेंट्स, एंड अपडेट द पोजो एंड इंसर्ट अपडेट इनटू द डीबी. दीज ऑब्जेक्ट जावा क्लास विल हैव ओनली स्टेट इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ईच कॉलम एंड इट्स सेग्रेगेटर. सिंपल जो हमने डिस्कस किया था, टेबल पर पोजो क्लास, ओके, या उसको एंटिटी क्लास बोलेंगे. एक टेबल डीबी में होगा तो इधर आपका एक जावा की क्लास होगी, ओके. 2 टेबल्स होंगे तो इधर 2 क्लासेस होंगे, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पोजो क्लास, ओके. इन प्रैक्टिस सम पीपल फाइंड एनोटेशन एलिगेंट व्हाइल दे यूज XML एज वर्बोज अगली एंड हार्ड टू मेंटेन, येट अदर फाइंड एनोटेशन पॉल्यूट द पोजो मॉडल्स. सो हालांकि इनकी जो मैपिंग करने के लिए हम लोग इधर XML या फिर एनोटेशन बेस्ड कर सकते हैं यूज. Advantage: decoupling the application code from infrastructure framework, one of many benefits of Pojo using. Pojo future proofs your application's business logic by decoupling it from volatile, constantly evolving infrastructure framework. Upgrading to a new version of switching to different framework becomes easier and less risky. Pojos also make testing easier. Easily testings we can do, which simplifies, accelerate development. Your business logic will be clear and simplified because it won't be tangled with the infrastructure code. तो as simple as जो आपकी मॉडल क्लास है उसी को बोल रहे हैं पोजो, बट इसमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होना मैंडेटरी है, ओके. सो दैट इज कॉल्ड द पोजो. Any questions related to Pojo? No? Okay. So we are discussing here. ये आपकी एक क्लास है, एक पोजो क्लास, ओके. सो इसमें इसकी मैपिंग करने के लिए इन्होंने क्या है, XML फाइल क्रिएट की, ओके. और इस XML की जगह पे आजकल एनोटेशन बेस्ड भी यूज हो जाता है आपका, ओके. एनोटेशन बेस्ड फाइल वी कैन यूज एट द प्लेस ऑफ दिस XML. तो फिर आपकी ये जो HBM है ये आपकी हट जाएगी. अब मान लीजिए आपके डेटाबेस में 50 टेबल है, तो आपको 50 मॉडल क्लास लिखनी पड़ेंगी इधर जावा में, और उनको मैप करने के लिए 50 आपको XML लिखनी पड़ जाएंगी, ओके. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वो जो 50 जो मॉडल क्लास होंगी उन्हीं पे एनोटेशंस यूज कर लेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस XML. मैपिंग फाइल यूज करने के बजाय एनोटेशंस यूज कर लेंगे उसकी जगह पे, ओके. सो XML, हालांकि ये XML बेस्ड तो आउटडेटेड ही हो गया एक तरीके से, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि इन्होंने मैपिंग कैसे की है. आप देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसमें 2 फील्ड हैं, सॉरी 3 फील्ड हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, 3 फील्ड है. तो इन्होंने ये क्या किया, इधर आपकी क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट, और टेबल का नाम डेटाबेस में प्रोडक्ट्स होगा. तो इन्होंने क्लास नेम का यूज करके इन्होंने टेबल और इसको क्या कर लिया, क्लास टैग की मदद से टेबल और क्लास को नाम को मैप कर लिया. इसके बाद इन्होंने क्या किया है, आपके जो क्लास में प्रॉपर्टी होंगी वो ऐसे लिखेंगे, आईडी नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, और टेबल के अंदर जो कॉलम होगा वो कॉलम इज इक्वल टू कॉलम का नाम. और इसको अगर ऑटो जनरेट कराना चाहते हैं तो जनरेटर लगा दो आप इसमें, ओके.
सो प्रॉपर्टी नेम जैसे आपके इसमें क्या है, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे क्या लिख दिया, पी नेम, प्रोनेम ही होगा यहाँ पे, देखिए प्रोनेम है। तो इन्होंने अब इस तरीके से जब ये मैपिंग कर ली इसकी, और इस मैपिंग को इस HBM सॉरी कॉन्फ़िगरेशन CFG कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िगर कर देते हैं यहाँ पर मैपिंग रिसोर्स के अंदर। सो अब आप देखिए हाइबरनेट सेशन का जो सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है वो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज करता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के पास कितनी इंफॉर्मेशन होती है, डेटाबेस से जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, जो JDBC के 5 स्टेप थे उनमें जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो कोड भी इसी के अंदर होता है। हाइबरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेरी वो होते हैं, प्रॉपर्टीज, वो भी इसी के अंदर होती हैं। प्लस आपके मान लीजिए 50 पोजो क्लास हैं, 50 आपकी टेबल्स हैं, उनकी जो मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी वो 50 क्लास यहाँ मेंशन करेंगे हम। और इसको यूज कौन करता है, हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री। हाइबरनेट का सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट वो इसको यूज करते हैं, इसलिए सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है वो काफी क्या हो जाता है, हैवी वेट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, so in this configuration file I have given my जिन्होंने Oracle database से connectivity की है, you know, they did the connectivity with the Oracle database. Okay, so either we can do the practice of it, और हम लोग इसकी जगह पे annotation based भी यूज कर सकते हैं। so let me show you कि अगर annotation based यूज करेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। entity class in Java example, let me show you if I can show Hibernate में जो entity class है, I can get that. Okay, so just I am showing, इन्होंने देखो क्या किया यहाँ पे, look at this, @entity annotation लगा दिया, और प्लस @table, टेबल का नाम, सॉरी क्लास का नाम, और ये इसका स्कीमा स्टोर, सॉरी @table लगाया, टेबल का नाम हो गया यहाँ पे, स्कीमा मैंडेटरी नहीं है, डेटाबेस का नाम दे रहे हैं, तो टेबल का नाम और क्लास का नाम ये हो गया। तो ये 3 एनोटेशन से, ये 2 एनोटेशन की मदद से आपका क्लास का नाम और द टेबल का नाम मैप हो गया। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे कॉलम को मैप करना है इसकी प्रॉपर्टी से, तो @कॉलम और इधर नेम इज इक्वल टू टाइटल, और आपका इसमें क्या है कि प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल। तो क्लास का जो टाइटल, जो प्रॉपर्टी टाइटल है, टेबल के अंदर जो कॉलम टाइटल है, ये दोनों मैप हो गए कॉलम एनोटेशन की वजह से। तो दिख रहा है आपको @id। अब आपके क्लास के अंदर जो आईडी है और द टेबल के अंदर जो आईडी है वो @id इससे मैप हो जाएगी। तो इस तरीके से जनरेटेड वैल्यू अगर आप ऑटो जनरेट करना चाहते हो तो आप जनरेटेड इस तरीके से कर सकते हो। एन्यूमरेटेड, सो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं एन्यूमरेटेड, इनम टाइप का अगर आपको करना है तो। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या होता है, टेम्पोरल। सो टेम्पोरल एनोटेशंस बेसिकली आपका यूज होता है डेट, अगर आपका कोई डेट ऑब्जेक्ट है, यू डू हैव द डेट ऑब्जेक्ट। ओके, सो डेट ऑब्जेक्ट जो आपका है और डेटाबेस का जो डेट ऑब्जेक्ट है, उनके आपस में कॉम्पेटिबिलिटी करने के लिए, मैप करने के लिए टेम्पोरल एनोटेशन यूज होता है। इसमें लिख दिया टेम्पोरल टाइप डॉट डेट। तो ये आपके डेटाबेस की जो कॉलम की जो डेट है और आपके क्लास के अंदर जो डेट फील्ड है, वो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मैप हो जाएंगे आपके इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर स्टिल यूजिंग java.util.date or java.util.calendar as of your attribute type, you need to annotate it with attribute with @temporal. Using this annotation you can define if the attribute shall be mapped as SQL डेट, जो उसका डेट टाइम और टाइम जो स्टैम्प है एसक्यूएल का जो डेटा टाइप है, उसको इससे मैप करने में हेल्प करता है कौन, टेम्पोरल। ऐसे ही आपका एन्यूमरेटेड एनोटेशन क्या करता है, द एनोमरेटेड एनोटेशन एनेबल यू टू डिफाइन हाउ इनम एट्रीब्यूट गेट परसिस्टेड। इनम टाइप का एट्रीब्यूट
डेटाबेस से कैसे परसिस्ट करोगे इन द डेटाबेस. So by default, all JPA implementation map ordinal value of enum to numeric database column. So as I explain in more detail in my guide, enum mapping the ordinary make it hard to add remove value from the enum. The mapping as a string is more robust and much easier to read. So you can achieve this mapping by using enum type dot string. ये भी यूज कर सकते हो आप to the @enumerated annotations. So either you can use this @enumerated annotations. अगर आपकी कोई enum टाइप की फील्ड है तो आपको ये enumerated यहाँ पे यूज करना होगा. ओके, सो इफ यू विल सी कि हर एक के लिए इन्होंने क्या दिया है, XML के अंदर जो टैग थे इन्होंने इसमें क्या दे दिया, एनोटेशन दे दी. टेबल के लिए दे दिया @टेबल, कॉलम के लिए दे दिया @कॉलम, आईडी के लिए दे दिया @id. ओके, कोई डेट है तो उसके लिए @टेम्पोरल, इनम कोई फील्ड है आपकी @इनुमरेटेड. तो इस टाइप से इन्होंने सबके एनोटेशन दे रखे हैं. लॉब जैसे क्लॉब वगैरह अगर वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा डेटाबेस से आ रही है तो उसको अगर मैप करें इफ, अब जैसे @लॉब, तो इन जावा देयर इज ऑलमोस्ट नो लिमिट टू साइज ऑफ स्ट्रिंग की कोई साइज की लिमिट तो है नहीं जावा के साइड में, और जैसे ना बाइट ऑफ एरे की कोई लिमिट नहीं. बट that's not the case for relational database. They provide specific data type of large object के लिए उन्होंने अलग से data type दिया हुआ जिसका objects and these are इनको बोला जाता है blob for binary large object and clock for character. तो binary object के लिए database side में इन्होंने blob दिया हुआ है और character large object के लिए इन्होंने क्या दिया है, clock दिया हुआ है. तो इसको अगर database आप इससे कैसे मैप करोगे अपने जावा के अंदर, give me a minute guys. ओके, सो सॉरी गाइस. सो इसमें अगर हम बात करें कि ब्लॉब एंड क्लॉब दो टर्म यूज होती हैं आपकी. बाइनरी डेटा बेस को, डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में ब्लॉब यूज होता है और कैरेक्टर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए क्लॉब यूज होता है. तो इनको स्टोर करने के लिए @lob एनोटेशन है दैट वी कैन यूज. @lob जैसे आपका बाइट टाइप का कोई कैरेक्टर टाइप का अगर आ रहा है तो वी कैन स्टोर इन दिस @log. ओके, फिर इसके बाद आपका है कोई, अगर आपको एसोसिएटिंग मैपिंग करनी है जैसे डेटाबेस में 4 मैपिंग पॉपुलर है, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू मैनी, वन टू वन. ये डेटाबेस में बेसिकली मैपिंग है. अब इस मैपिंग के लिए इन्होंने ऑल 4 एनोटेशन दे दिया, @मैनी टू मैनी, @मैनी टू वन, @one to many, @one to one. तो ये सारे एनोटेशन इन्होंने दे दिए. तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मान लीजिए आपको ऑथर को बुक से आपको वो करना है जैसे मैनी टू मैनी. ओके, जैसे आप देखिए मल्टीपल ऑथर कैन राइट मल्टीपल बुक्स. ओके, बहुत सारे ऑथर्स बहुत सारी बुक्स लिख सकते हैं. इनका जो रिलेशन बनेगा दो टेबल का आपस में, मैनी टू मैनी बनेगा. तो मान लीजिए उसके लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे, मैनी टू मैनी एनोटेशन लगाओगे एंड यू पुट हियर ऑथर. एंड ऑथर ये बुक से बेसिकली इन्होंने क्या कर दिया, मैप कर दिया. अब देखिए एक टेबल कौन सी है आपकी जिसका नाम है बुक, और यहाँ पे लगा दिया, इसके अंदर एक फील्ड ले ली ऑथर और इसमें लगा दी मैनी टू मैनी. दूसरी आपकी जो टेबल है वो कौन सी है, ऑथर है,
और यहाँ पे आपने लगा दिया मैनी टू मैनी टू मैनी, और बुक्स फील्ड को ऑथर के साथ में जो रिलेशन इनका बनेगा वो मैनी टू मैनी बन जाएगा। मैनी टू वन 4 रिलेशन है तो 4 इन्होंने एनोटेशन दे दिए। ओके, ऐसे आपका मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन का रिलेशनशिप कैसे बनेगा कि मैनी टू वन एंड वन टू मैनी एसोसिएशन रिप्रेजेंट द सेम एसोसिएशन from two different perspectives, so it is no surprise that you can use them together, define a bidirectional association। दो टेबल के बीच में है many to one, so जैसे वन टीचर टीचिंग टू मैनी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है एक टीचर है मैनी स्टूडेंट है तो वन टू मैनी बन गया। इसी को अगर आप टीचर और अगर आप स्टूडेंट को देखोगे तो मेनी स्टूडेंट आर स्टडिंग फ्रॉम वन टीचर, ओके, लर्निंग आई मीन नो स्टडिंग फ्रॉम वन टीचर, तो आपका क्या आ जाएगा वहां पे मैनी टू वन रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये दो टेबल के बीच में जैसे इन्होंने बनाया है मैनी टू वन, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको बुक में एक पब्लिशर फील्ड है जिसको मैनी टू वन एनोटेशन लगा दिया। दूसरा टेबल इन्होंने यहाँ पे यूज किया वन टू मैनी, पब्लिशर कास्केड टाइप और, बट एनीवे इन पे तो हम लोग डिटेल में आएंगे। ये जो रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या होते हैं डेटाबेस में, और जो डेटाबेस में रिलेशन था जो एक्सएमएल में करते थे, उस एक्सएमएल के रिलेशनशिप को हम एनोटेशन बेस्ड में कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये सब एनोटेशन आपके किस में यूज हो जाएंगे, एक मॉडल क्लास के अंदर आपके सारे एनोटेशन यूज हो जाएंगे। ऑल एनोटेशन यू वुड यूज हियर, at the rate entity, at the rate table, at the rate column, at the rate id, at the rate generated value, at the rate temporal, at the rate log। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे एक टेबल में सारे यूज हों, ये डिपेंड करता है कि मिनिमम आपका एट द रेट एंटिटी, एट द रेट टेबल, एट द रेट कॉलम, एट द रेट आईडी, ये तो मिनिमम है, ये तो हर टेबल में यूज हो ही रहे होंगे। इनके अलावा बाकी ये ऑप्शनल है। ओके, दीज आर दी ऑप्शनल। तो ये आपके एनोटेशन सारे रिप्लेस कर सकते हैं किसको, एक्सएमएल को, जो हम अभी यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं। वी आर सीइंग इन दिस, आपको जितनी नंबर ऑफ टेबल होंगी उतनी नंबर ऑफ इधर पोजो क्लास होंगी, उनको मैप करने के लिए, या जितनी नंबर ऑफ टेबल होंगी और जावा के अंदर उतनी नंबर ऑफ एंटिटी क्लास होंगी, उनको मैप करने के लिए हम लोग उतनी ही नंबर ऑफ HBM लिखनी पड़ेगी, हाइबरनेट मैपिंग्स। ओके, तो ये मैपिंग हटाने के लिए एनोटेशंस वी कैन यूज। ओके, सो जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी और कॉन्फ़िगरेशन में इन्होंने 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी, डेटाबेस कनेक्टिविटी, हाइबरनेट प्रॉपर्टी, और आपका जो मैपिंग है वो मेंशन कर दिया। इसके बाद अगर आप देखोगे ये क्लाइंट क्लास है। ओके, क्लाइंट क्लास के अंदर सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पहला स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगर मेथड से जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये वाली, ये होल फाइल है, इसको इन्होंने लोड करा लिया। ओके, देखो ये पास कर दी hibernate.cfg.xml, तो अब CFG के पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और कॉन्फ़िगरेशन की मदद से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो अब सेशन फैक्ट्री के पास आपकी कॉन्फ़िगरेशन है और कॉन्फ़िगरेशन के पास 3 इंफॉर्मेशन है। ओके, इनकी वजह से ये जो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है ये आपका हैवी वेट हो जाता है और एक बार ही बनना चाहिए, है ना, रिकमेंडेड वे। इसके बाद अगला स्टेप इन्होंने सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन सेशन किया, सेशन के ऑब्जेक्ट बना के इन्होंने एक मॉडल का जो डेटा है वो प्रिपेयर किया है, बिगिन ट्रांजेक्शन किया, और प्लस इन्होंने सेशन डॉट सेव और जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है पूरा ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर दिया, ये डेटाबेस में एज इट इज सेव हो जाएगा। आप समझ गए ये कैसे सेव हो पा रहा है, राइट। प्रॉब्लम क्या थी JDBC में, हाइबरनेट ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है वो देखते हैं। सो JDBC के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे वी विल सी कि आपने कोई UI से यहाँ से डेटा सेंड किया और इसके बाद आपका ये कंट्रोलर है। ओके, एंड उसके बाद आपका ये सर्विस है, उसके बाद ये आपकी DAO है,
इसके बाद आपका ये डेटाबेस, इसके बाद क्या है, डेटाबेस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें, ये क्या है आपका डेटाबेस। अगर हम JDBC यूज कर रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने यहाँ से कोई फॉर्म फिल किया, यू फिल दी फॉर्म फ्रॉम हियर, यहाँ से कोई आपने फॉर्म फिल किया और इसमें बहुत सारे क्या हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं। HTML के फॉर्म में आपने डेटा फिल किया, डेटा फिल करने के बाद आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया, सेव बटन पर क्लिक किया, सेव बटन पर क्लिक किया आपने तो आपकी रिक्वेस्ट चली गई यहाँ पर, और यहाँ पे मान लीजिए कोई मॉडल क्लास यहाँ पर प्रिपेयर कर ली, मतलब इधर से गेट की और इसमें सेट कर दी। तो अब इसके पास आपकी प्रॉपर्टी है और आपने क्या किया, उस मॉडल के ऑब्जेक्ट को डाउ पर भेज दिया, उसी मॉडल सर्विस पर उसी मॉडल के ऑब्जेक्ट को आपने डाउ पर भेज दिया। अब यहाँ पे क्या कमाल होगा, JDBC के साथ में इससे सारी फील्ड निकाली जाएंगी, सारी फील्ड यहाँ निकाली जाएंगी, ऑल फील्ड वुड गेट हियर। ओके, और JDBC के अंदर जो एक क्वेरी लिखी होगी यहाँ पे, यहाँ पर जो एक क्वेरी लिखी होगी, यहाँ पे आपका क्वेरी एक लिखी होगी, यहाँ पे एक क्वेरी लिखी होगी, क्वेरी में क्या करेंगे, वो सारी फील्ड सेट की जाएंगी। अब आपका जो ऑब्जेक्ट आया था यहाँ से ऑब्जेक्ट बना, अब इस ऑब्जेक्ट से डेटा निकाला जा रहा है और क्वेरी लिखी जा रही है, सारा डेटा आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट करा जा रहा है, और फिर जाके डेटा आपका क्या होगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा टेबल में। ओके, टेबल में ये ऑल 4 फील्ड विल बी सेव इन दिस। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपका डेटा, बोला जाता है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और यहाँ पे हम वी आर लूजिंग द बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट में, फिर डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीलिंग नहीं आ रही है। हाइबरनेट ने क्या किया, बोलेगा फॉरगेट अबाउट JDBC, बोले ये सब हटा दो, कोई डेटा निकालने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू गेट एनीथिंग फ्रॉम हियर, आप इस होल ऑब्जेक्ट को ही आप पूरा सेव कर दो DB में, और ये आपका किसमें, इसमें सेव हो जाएगा। पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज आप सेव कर दो डेटाबेस में, कोई डेटा नहीं निकालना, कुछ नहीं फेच करना है यहाँ से। इसको बोल रहे हैं कि हाइबरनेट दे रहा है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीलिंग दे रहा है आपको, हालांकि इंटरनल वो JDBC को यूज करता है, बट वी आर गेटिंग द फीलिंग। लुक एट दिस, क्या किया इन्होंने, देखो यहाँ पे सेशन डॉट सेव, और पूरा इन्होंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया P, जिसके पास 101 आईफोन 25 के ये डेटा है, सारा डेटा कहाँ, डेटाबेस में सेव हो जाएगा टेबल के अंदर। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेटा किस टेबल में सेव होगा, इसकी मैपिंग कहाँ कर रखी है इन्होंने, इसके अंदर कर रखी है ऑलरेडी, तो एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो आपका होल जो टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा सेव हो रहा था वो किसके फॉर्म में सेव हो जाएगा, अभी टेबल के फॉर्म में, सॉरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आपका सेव हो जाएगा। अब ये क्या चीजें हैं, फिर यहाँ पे ये क्या किया इन्होंने, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको कॉन्फ़िगर किया, फिर सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से सेशन फैक्ट्री का, जैसे कनेक्शन की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग, कि कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से बिल्ड सेशन फैक्ट्री से फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया। अब बिल्ड सेशन फैक्ट्री की मदद से सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, और सेशन के अंदर ये मेथड होते हैं सेव, गेट, लोड, अपडेट, सेव और अपडेट, ऐसे बहुत सारे मेथड है हाइबरनेट के, जो क्या करेंगे, आपके डेटा को सेव करेंगे, डेटा को गेट करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे, ऐसे बहुत सारे मेथड है सेशन के अंदर। ओके, उसके बाद क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन को कमिट किया, सेशन को क्लोज किया, फैक्ट्री को क्लोज किया, सो वी हैव टू डू दिस। ओके, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, ये जो हमने जो डिस्कशन किया अभी, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस? ओके, सो बट ये XML को रिप्लेस कर दिया किसने, एनोटेशन ने।
एनोटेशन ने रिप्लेस कर दिया। इन्होंने बोला हम डेटा तो यहाँ से भेजेंगे ना हम लोग डाव लेयर से। हाँ आना पड़ेगा डाव पे, तो डेटा आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मूव होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मूव होता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, लेट मी ओपन द एडवांस जावा का एप्लीकेशन, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें भी हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अगर आप इफ यू विल सी दैट, और उसको गौर से देखोगे तो हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही हम लोग यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट हमने प्रिपेयर किया। तो जब मेथड कॉल कर रहे हैं उस मेथड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हम, उसको मूव कर रहे हैं हम लोग, और फिर जेडीबीसी यूज कर रहे हैं, तो फिर उस ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकाल के क्वेरी में सेट कर रहे हैं। समझ पड़ रहा है आपको, नहीं पड़ रहा? इसको देखो क्या किया इन्होंने यहाँ पे, कम ऑन। अब बताइए सेव मेथड में क्या पास किया इन्होंने, ध्यान से देखो, सेव मेथड के अंदर क्या पास किया, देखो जरा गौर से। सेशन लाइन नंबर 21 पे देखो, सेशन डॉट सेव किया है, इसमें एज आर्गुमेंट क्या पास किया, प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस वेरिएबल, इसके पास क्या है, ये इंफॉर्मेशन है पूरी। आप समझ पा रहे हो इस बात को कि नहीं? ऐसे ही कंट्रोलर से कोई मेथड कॉल कर रहे होंगे, इन्होंने क्या किया, अब इसको देख ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर कंट्रोलर के अंदर अगर आप यहाँ पे जाओगे, यू विल सी कंट्रोलर के अंदर अगर आप देखोगे, कोई शेव इन्होंने हमने किया था ना, डेटा इंसर्ट किया है ना, राइट, ये रहा। आप देखो हमने डेटा जो फॉर्म से आ रहा था पूरा डेटा निकाला, नेम, ईमेल आईडी, कंट्री। आर यू विथ मी और नॉट? समझ पड़ रहा है ये कैसे किया होगा हमने, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और लोकल वेरिएबल में इनिशियलाइज कर लिया, नेम को, ईमेल आईडी को, कंट्री को। ठीक है, अब इसको हमें सेट करना है किसके अंदर, मॉडल के अंदर, यूजर के अंदर हमें सेट करना है। यूजर हमारे पास मॉडल है और उसके बाद सेटर मेथड भी है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे यूजर को ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ये जो फील्ड निकाली थी सारी फील्ड को हमने सेट किया है, यूजर डॉट सेट नेम, यूजर डॉट सेट ईमेल, यूजर डॉट सेट कंट्री। समझ पड़ रहा है ये क्या किया होगा हमने, फॉर्म से निकाल के इस यूजर में सेट कर दिया। बताइए इस यूजर के पास क्या है, नेम है, ईमेल आईडी और कंट्री है। समझ पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये बात समझ आ रही है आपको? इस यूजर के पास क्या दे दिया हमने, जो फॉर्म से डेटा आ रहा था। और फाइनल जब सर्विस मेथड का जो हमने इंसर्ट यूजर कॉल किया, इसके आर्गुमेंट में क्या पास कर दिया, बताइए आप क्या पास किया हमने, एक बार पढ़ के बताइए। यूजर ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट, दिख रहा है आपको? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कंट्रोलर पर है। अगर आप इसको देखोगे डायग्राम, तो हम यहाँ पे हैं, हमने डेटा निकाला पूरा और इसको प्रिपेयर कर लिया इसके अंदर, और इस होल ऑब्जेक्ट को सर्विस मेथड के को कॉल, सर्विस का एक मेथड कॉल किया, उसके आर्गुमेंट में इसको पास कर दिया। समझ पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये समझ पड़ रहा है? सर्विस यूजर डॉट इंसर्ट यूजर। अब चूंकि इसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो ये मेथड की जहां पर बॉडी होगी उसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो किस टाइप का होना चाहिए, बताइए? यूजर टाइप का होना चाहिए, तभी हम कॉल कर पाएंगे। तो इसके अंदर चलते हैं, आप देख इसके अंदर, अब वो यूजर वहां से कहाँ आ गया होगा, इसके अंदर आ गया होगा, और यहाँ से हमने इस यूजर को लॉग भी करा लिया है, और इसके अंदर से हमने क्या किया, देखिए आप बताइए क्या किया हमने, यूजर डॉट, बताओ लाइन नंबर 16 में क्या किया, डाव का मेथड, डाव आईएमपीएल का मेथड कॉल किया है, कौन सा, इंसर्ट यूजर, और इसमें इसी यूजर को एज आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ कुछ हमने मैनिपुलेशन नहीं किया है, सर्विस लेयर में कुछ नहीं छेड़ा, एज इट इज हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब कहाँ चले जाएंगे, डाव पर, और डाव पे अगर आप देखोगे, यू विल सी, तो इनको क्या किया है हमने, डाव पर अगर आप देखोगे तो क्या किया, डाव पर इंसर्ट यूजर, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे इस चीज को, तो इन्होंने सबको गेट किया है, दिख रहा है, यूजर डॉट गेट नेम, यूजर डॉट ईमेल आईडी, यूजर डॉट कंट्री, और इसको किस में सेट कर दिया है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है, ये फीलिंग तो नहीं आ रही, हमने थोड़ा सा कोड है ना क्लीन कर दिया, इसके अंदर क्वेरी होगी,
क्वेरी के अंदर देखिए कितने क्वेश्चन मार्क हैं, 1 2 3। तो नेम यहाँ आ गया होगा, ईमेल आईडी यहाँ पे आ गई होगी, और ये आपका क्या आ गया होगा यहाँ पे, कंट्री। अगर डेटाबेस के बिहाइंड द सीन अगर क्वेरी इंसर्ट क्वेरी चलाओगे आप इसमें, तो यही तो क्वेरी चलाते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल आईडी कंट्री एंड वैल्यू इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे वो वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अभी वर्कबेंच खोल ओपन करके आपको बताता हूँ, वर्कबेंच। अब देखिए यहाँ प्रॉपर क्वेरी बन रही है किसमें, जेडीबीसी में। जेडीबीसी के अंदर प्रॉपर क्वेरी क्रिएट हो रही है, जेडीबीसी के अंदर प्रॉपर क्या हो रहा है, क्वेरी इंसर्ट। अगर मुझे यहाँ पे, अगर मैं इस यूजर को ओपन कर रहा हूँ, व्हाट हैपन, आप बताइए ये एरर क्यों आ रही, कोई बता सकता है एरर क्यों आ रही, एनीवन कैन टेल व्हाई इट इज एरर इज कमिंग, कोई बता सकता है इसमें एरर क्यों आ रही। ये बोल रहे हैं जो क्वेरी आप इसमें फाइंड कर रहे हो ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए आप इसमें। एग्जैक्टली, वेरी गुड, गुड कैच। डेटाबेस EMPDB है और हमारी टेबल कहाँ पे है, डेमो के अंदर है। तो पहले तो हमें डेटाबेस को स्विच करना होगा। तो इसमें वर्कबेंच में तो ऐसे हो जाता है, डबल क्लिक कर दो स्विच हो गया। और इसमें लिखेंगे तो क्वेरी लिखना है, अगर SQL में तो लिखना पड़ेगा यूज डेमो, यूज डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ऐसा करके। अब बताइए अपने आप कौन सा सिलेक्ट हो गया, डेमो। अब मैं इस क्वेरी को हिट करूंगा तो चलेगी नहीं चलेगी, देखो चल रही है, डेटा आगे, समझ पड़ रहा है। अगर मुझे यहाँ से मैनुअली क्वेरी अगर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट क्वेरी चलाऊंगा, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल है, टेबल बताइए, यूजर्स, राइट, यही टेबल है। क्या क्या इंसर्ट करूंगा मैं इसमें, नेम कॉमा ईमेल, कौन से कॉलम है, कंट्री। वैल्यूज में क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे बताइए, वैल्यूज में क्या डालूंगा, नेम में मान लीजिए मैंने सिंगल कोट में लिखना होगा मुझे, यहाँ पे नेम में मैंने लिख दिया सौरबिंद, और ईमेल आईडी @gmail, और कंट्री मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, इंडिया। लास्ट में क्या लगा दूंगा मैं, सेमीकोलन। अब ये क्वेरी जो मैं यहाँ से मैनुअली हिट कर रहा हूँ, यही क्वेरी तो आपकी जेडीबीसी में बन रही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। ये मैंने हालांकि कांस्टेंट बना लिया, तो क्वेरी तो यही बन रही, इंसर्ट इनटू यूजर नेम ईमेल कंट्री और वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या है बताइए आप इसमें, ईमेल नेम ईमेल कंट्री। अब इन क्वेश्चन मार्क में वैल्यू में किससे सेट कर रहा हूं बताइए आप मुझे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से। ये मैंने कहां से निकाले, मॉडल से निकाले, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में सेट किया, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ने क्या किया होगा, इनकी जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस कर दिया होगा नेम कंट्री ईमेल। अब मैं यहां से अगर इस क्वेरी को हिट करूंगा, टू हिट दिस, तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। अब इसको देख लेते हैं इसमें सौरबिन डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए अब हो गया सौरबिन sor@gmail.com और इंडिया कंट्री। इसी को अब जो मैं यहाँ पे मैनुअली डेटाबेस में डाल रहा हूँ, इसके लिए एक्चुअल अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्म, यूजर के हाथ में क्या दे रहा हूँ मैं, फॉर्म, और फॉर्म से डेटा वो फिल करेगा, बैकएंड के पास आएगा, जावा पीपल क्या करेंगे, उस डेटा को निकालेंगे, मॉडल के अंदर डालेंगे, और मॉडल को मूव कर रहे होंगे वन प्लेस टू अनदर। अगर जेडीबीसी यूज किए तो उस मॉडल से निकाल के और उसको क्वेरी में सेट करके और जेडीबीसी के थ्रू वो एग्जीक्यूट क्वेरी कर रहा होगा, डेटाबेस में डेटा सेव हो जा रहा है। हाइबरनेट क्या कर रहा है, वो क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं है, जो मॉडल आपका आ रहा है इधर, पोजो का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंटिटी का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको ही एज आर्गुमेंट पास कर दो सेम मेथड के अंदर, दैट्स इट, हो गया। कोई क्वेरी वेरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको।
अगर इसको आप देखोगे यहाँ पे, तो दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व बाय द हाइबरनेट पीपल। हाइबरनेट पीपल क्या बोलते हैं, गिव मी द ऑब्जेक्ट, आई विल सेव एज इट इज दैट ऑब्जेक्ट। तो इनको हमने सेव मेथड में अपना प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट दे दिया, इन्होंने एज इट इज सेव कर दिया, हो गया। आप समझ पा रहे हो जेडीबीसी और हाइबरनेट में दोनों में डिफरेंस? गाइस, आर यू एबल टू Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस और नॉट? और Yes, sir. प्लस आप बताइए कर क्या रहे हैं हम लोग, एंड यूजर को, ये एंड यूजर को अगर वेब एप्लीकेशन यूज करना है तो उसको ये समझ पड़ेगा इंसर्ट इनटू यूजर, टेक्निकल नॉलेज एसक्यूएल समझ पड़ेगा उसको? नहीं। उसके हाथ में तो क्या होगा, उसको क्या समझ आता है बताइए? एंड यूजर को स्कूल में जाइए, UI. कॉलेज में जाइए, फॉर्म फिल करोगे तो उसको क्या समझ पड़ता है बताइए आप? उसको UI. फॉर्म समझ पड़ता है, उसको क्या समझ आता है? फॉर्म समझ में आता है उसको। उसको एसक्यूएल एसक्यूएल समझ नहीं पड़ता, उसको क्या समझ में आएगा? वो फॉर्म समझ पड़ता है उसको। फॉर्म तो कोई भी समझ लेता है। तो हमने उसके हाथ में फॉर्म दे दिया और हमने बोला कि अब क्वेश्चन ये आता है, फॉर्म आया तो ये डायरेक्टली क्यों नहीं सेव कर दिया, ये बीच में इतना सारा झंझट क्यों इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रही है कंपनियां की जावा के डेवलपर्स को टू अचीव दी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी अचीव करने के लिए जावा केम इनटू पिक्चर। जावा आपको एक लेयर से दूसरी लेयर लेके जा रहा है, दूसरे से तीसरी लेके लेके जा रहा है। कोई अगर मैनिपुलेशन करना है तो आप यहाँ करिए, है ना, फिल्टरिंग करनी है, मैनिपुलेशन करना है, कुछ करना है तो आप यहाँ करिए, और डेटाबेस में सेव करना है तो आप यहाँ लिखिए, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, उसका कोड जो परसिस्ट करना है डेटाबेस वो यहाँ पे लिखिए। किसी किसी प्रोजेक्ट में तो आपको मॉडल अलग मिल जाएगी और एक एंटिटी अलग मिल जाएगी। जैसे ये मॉडल यहाँ पे मिल जाएगी और एक यहाँ पे एक और मॉडल मिल जाएगी, एंटिटी मिल जाएगी जिसको बोलते हैं। उसमें ये बोलते हैं कि फॉर्म की जो फील्ड है वो तो इसके ही प्रॉपर्टी से मैच करेंगे, और डेटाबेस की जो टेबल के जो कॉलम के जो नेम है वो इस वाले से मैच करेंगे। तो एक और एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके हाथ में फॉर्म दे रहे हैं उसके हैंड में हम अपनी मॉडल की फील्ड नहीं देने वाले। तो किसी किसी प्रोजेक्ट में ये भी आर्किटेक्चर आपको मिलने वाला है। ओके, आई होप यू आर एबल टू रिलेट दी थिंग्स, कैसा हम क्यों कर रहे हैं, राइट? कंट्रोल जेड क्यों नहीं हो रहा है इस पे, आई डोंट नो व्हाट हैपन। ओके, सो एंड यूजर के हाथ में उसको एसक्यूएल समझनी पड़ती, ओके, तो उसको फॉर्म समझ पड़ता है। फॉर्म किस में लिखा हुआ? यूआई, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेएसपी, इन सब में फॉर्म बना हुआ है। ओके, तो फॉर्म फिल करेगा, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे और हम उसको सेव करेंगे। अगर वो डिलीट कर रहा होगा तो हम यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे और डेटाबेस से डिलीट क्वेरी फायर करेंगे, उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे हम इसमें। ओके, अगर वो व्यू ऑल यूजर करेगा तो हम सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, सारा डेटा निकाल के लाएंगे और इस यूआई पे दिखाएंगे उसको। तो लाइक दिस थिंग्स हैपन्स, मेजर कर्ड एप्लीकेशंस इसमें चलते हैं। ओके, अब आप समझ पा रहे हो हाइबरनेट ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है कि आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आप डेटा को डेटाबेस में सेव कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन स्टेप है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर उसको कॉन्फ़िगर करिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। आप बताइए, अगर XML फाइल हट जाए, इस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी हमें? मतलब जरूरत पड़ेगी, बट इसमें कुछ और होगा, फिर डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। लेकिन इसमें से क्या चीज मिस हो जाएगी? आपकी मैपिंग फाइल हट जाएगी इसमें से। फिर उन्होंने सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब ये करने के बाद जब इन्होंने इसको रन किया होगा तो ये इन्होंने लॉक कराया, तो प्रॉपर्ली आपके कंसोल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। कहाँ पर है? हाँ, मतलब आप डेटाबेस में चेक करोगे तो डेटा आपका ऐसे सेव हो गया होगा इसके अंदर। इंटरनल वही क्वेरी फायर हो रही होंगी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाली। ओके, इंसर्ट इनटू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाली। लेकिन उन्होंने, अब देखिए, इन्होंने सेव मेथड कॉल किया, सेशन डॉट सेव मेथड कॉल किया, और इंटरनल क्वेरी कौन सी चल रही है? इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, पी नेम, प्राइस, पी आई डी, वैल्यू इक्वल टू दिस। तो वही क्वेरी चल रही है जो जेडीबीसी। बट इन्होंने, और हमें यहाँ फीलिंग आई नहीं रही कि हमने कोई क्वेरी यहाँ पे कहीं लिख रखी हो, कहीं नहीं है क्वेरी वेरी, कुछ नहीं यहाँ पे। सो दिस इज हैविंग इंटरनल। अब ये क्वेरी दिख क्यों रही है कंसोल पे? इन्होंने इसमें ना एक प्रॉपर्टी डाल रखी होगी, सो एसक्यूएल। तो हाइबरनेट इंटरनल क्या क्या क्वेरी बनाता है वो कंसोल पे दिख जाएंगे, अगर ये इन्होंने सो एसक्यूएल ट्रू कर दिया तो।
ओके। और जो डेटाबेस यूज कर रहे हो उसके लिए इन्होंने ओरेकल डायलेक्ट डाल रखा है। माइस्क्यूएल होगा तो ये माइस्क्यूएल डायलेक्ट इसमें पुट कर देंगे ये प्रॉपर्टी। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये बोल रहे हैं मेक श्योर डॉट क्लास डॉट एक्सएमएल डॉट जावा फाइल्स आर एग्जिट इन द ये सारे एक ही फोल्डर में होने चाहिए और ये 12 जार इसमें ऐड करनी पड़ेंगी और तब जाके आपका ये प्रोग्राम रन होगा। आजकल चीजें इजी हो गई हैं तो भी हम उसी पे चलेंगे जिसको तो केवल समझ के रखते हैं। अब इन्होंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इसमें बनाया है। ओके, दे आर ट्राइंग टू प्रिंट हियर हेलो वर्ल्ड। तो सारे स्टेप्स वही फॉलो किए होंगे इन्होंने। ओके, एग्जाम्पल ऑन हाइवरनेट जैसे सिलेक्ट क्वेरी तो मेजर आपके 4 ऑपरेशन होते हैं। सिलेक्ट क्वेरी कौन सी क्वेरी है आप यहाँ पे देखो। अगर मुझे डेटा को मुझे पता करना है इसमें कितना है तो इन्होंने सिलेक्ट क्वेरी है रही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अब मुझे लेकिन केवल नेम निकालने हैं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर्स। ये केवल मुझे क्या दे देगा why it's giving the error USER why it's giving the error। सर सिलेक्ट के बाद स्टार नहीं लगा। सिलेक्ट नहीं मैं जो जितना वो चाहूँ वो ले सकता हूँ ना, जरूरी थोड़ी स्टार ही लगाना है। सर मुझे फ्रॉम नेम गलत चाहिए। लिखा है। रोकना चाहिए था। अच्छा फ्रॉम गलत लिख दिया ना, बिल्कुल गुड कैच। फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है। मैं केवल एक ही कॉलम निकाल रहा हूँ ना तो इसलिए मैं केवल एक ही कॉलम आई कैन गेट ओनली 1 कॉलम। देखिए कॉलम की वैल्यू दे देगा ये मुझे, ठीक है। और अगर मुझे इसमें एक से ज्यादा मुझे नहीं ईमेल आईडी भी चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा ईमेल सिलेक्ट नेम ईमेल कहाँ से यूजर से, ये मुझे दे देगा। एसक्यूएल बहुत इजी है क्वेरी वेरी लिखना क्योंकि ये आपका कुछ ऐसे ही चलता है जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हो, है ना। सिलेक्ट नेम ईमेल फ्रॉम यूजर्स इंग्लिश जैसे सेंटेंस होते हैं इसमें। ओके, एंड आपको लेकिन वो चाहिए जैसे मान लीजिए इसी में अगर फिल्टर करना है कंडीशन लगानी है आपको जिसकी आईडी 101 है। नेम और ईमेल आईडी चाहिए वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। जिसकी आईडी 1 है केवल उसका ईमेल आईडी और नेम चाहिए तो केवल आया नेम 101 है। और मैं यहाँ पे आईडी भी ले लेता हूँ, ये मुझे आईडी भी दे देगा नेम भी दे देगा ईमेल आईडी और कहाँ जिसकी आईडी 101 है केवल उसी रिकॉर्ड को चाहिए। ऐसे मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ओके सिलेक्ट क्वेरी मतलब डेटा सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट क्वेरी चलाने के लिए हाइबरनेट में क्या है आपके पास, हाउ यू विल डू दैट। सो सेम एक इसमें पोजो क्लास बनानी होगी, फिर एक्सएमएल बनानी होगी, फिर उसकी मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, मैपिंग फाइल लिखनी होगी और फाइनल हमारी एक क्लाइंट क्लास होगी। क्लाइंट मतलब आप समझ जाओ कि डाओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे जाइए इन्होंने मॉडल बना लिया, मॉडल में फील्ड देखोगे तो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, सेटर गेटर है इनके। ओके, और ये इनको मैप कर दिया टेबल के साथ में। ओके, और ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है जिसमें ये दे दिया। फिर इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, फिर कॉन्फ़िगर को कॉन्फ़िगर किया होगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्फ़िगरेशन डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, और उसके बाद फिर उससे सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया होगा। सेशन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इन्होंने एक मेथड कॉल किया सेशन डॉट, जैसे अभी सेव कर रहे थे इसमें कर दिया लोड, है ना। ये आपको इसमें सिलेक्ट क्वेरी चल जाएगी इंटरनल। तो लोड में आर्गुमेंट में क्या पास किया आपके क्लास का प्रोडक्ट डॉट क्लास, और आपको डेटा लोड कराना है, लेकिन कौन सा डेटा लोड कराना है आपको, जिसकी आईडी क्या हो 101, हमारे केस में क्या होगी 1। तो ये 2 आर्गुमेंट पास की, लोड कराया, लोड करके आपको ऑब्जेक्ट मिला है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपने टाइप कास्ट कर लिया और फाइनल आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ गेट कर लोगे। तो लोड मेथड क्या करता है, रिकॉर्ड निकाल के देता है आपको। तो इसमें सिलेक्ट क्वेरी चली है आपकी, ये सिलेक्ट आप देखोगे डेटा आपको ऐसे सेव करने
डेटाबेस से। सो दिस just पोजो क्लास जो तरीके से 16 ने क्या लिखा है, लोड मेथड कॉल किया, सेशन डॉट लोड। सारे मेथड में हाइबरनेट के सेशन के अंदर ही मिलेंगे आपको। तो सेशन और इसको इसमें अगर पीछे एक गेट मेथड दोनों को हमें तो database method. So we are printing by using method. Okay. मतलब इन्होंने लोड तो करा लिया, लोड करा के किस में रखा है, इसको टाइपकास्ट करके प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में रख लिया, उसकी मदद से उसके गेटर की मदद से इसको गेट कर लिया। आई होप कि लोड मेथड का लोड क्या गेट कर रहा है, मतलब डेटा को फैच करने के लिए यूज हो रहा है। सेव मेथड सेव कर रहा है आपका। एंड आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि आपका डिलीट कैसे चलेगा हाइबरनेट में, डिलीट वाला कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, बैकएंड में देखते जाना है साथ साथ में। इससे पहले हमने इंसर्ट का देखा था, तो हमने इंसर्ट क्वेरी भी चलाई थी यहाँ पे, ये इंसर्ट क्वेरी चलाई थी। फिर हमने लोड चलाया तो हमने सिलेक्ट क्वेरी चलाई यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं अगर डिलीट करना हो तो हाइबरनेट में क्या है डिलीट करने के लिए। एग्जाम्पल ऑन हाइबरनेट डिलीट क्वेरी, डिलीट कैसे करता होगा, तो डिलीट क्वेरी फायर हो गई, तो उससे पहले हमें भी डिलीट करना आना चाहिए। सो हाउ टू राइट डिलीट क्वेरी इन MySQL, हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड इन फ्रॉम टेबल इन MySQL। तो MySQL में आप डिलीट क्वेरी कैसे लिखोगे, टू डिलीट द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए। तो क्या लिखा है इन्होंने, देखिए डिलीट फ्रॉम टेबल, वेयर क्लॉज में आप कंडीशन डाल दोगे, जिसकी आईडी 1 है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे, या जिसकी आईडी 3 है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे, एज सिंपल एज। ओके, यहाँ भी यही लिखा है इन्होंने, डिलीट फ्रॉम टेबल और वेयर में कंडीशन डाल दो। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं ये डिलीट का रिकॉर्ड लिखा, डिलीट अपडेट बहुत सेंसिटिव क्वेरी है, तो इनको बगैर नॉलेज के नहीं चलाना है कंपनी में, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में, वैसे परमिशन होती नहीं है इसकी। डिलीट फ्रॉम कौन सी टेबल है, यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू, हमने क्या दे दी 3 रिकॉर्ड पे है क्या, पहले ये देख लेते हैं। एनीवन कैन टेल 3 वाले रिकॉर्ड पे है क्या, चला के देख लेते हैं। 3 रिकॉर्ड पे सौरविंद है, हम सौरविंद का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वेरी क्या लिखे, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू 3, और सिलेक्ट करेंगे और इसको फायर कर देंगे। और अब रिकॉर्ड चेक करेंगे कि इसमें डिलीट हुआ नहीं हुआ है, यस सौरविंद गायब हो गया इसमें से, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें हाइबरनेट में कैसे चलाएंगे इसको, हाइबरनेट में आप हाउ यू विल डू दैट, हाइबरनेट में आप डिलीट कैसे चलाओगे। सो इन्होंने कहा सेम वही मॉडल क्लास है, इसके बाद वही मैपिंग फाइल है, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल वैसी एज इट इज रहेगी, और इसके बाद सेम स्टेप रहेंगे आपके, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट फिर कॉन्फ़िगर कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड कॉल करके,
उसके बाद ओपन सेशन, सेशन का ऑब्जेक्ट, और सेशन के अंदर मेथड होता है कौन सा, डिलीट, और डिलीट मेथड पास कर दिया, और किसको डिलीट करना है, वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया प्रोडक्ट, ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा आपका, दिस इज गोइंग टू डिलीट। ओके, सो अब इसके इंटरनल क्वेरी यही फायर होगी जो हम यहाँ चला रहे हैं। ओके, तो क्वेरी नहीं लिखनी पड़ रही है, हम तो सीधा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो समझ पड़ रहा है। जैसे इन्होंने, हालांकि इसको हम कल फिर समझेंगे इसको, कि इन्होंने क्या किया, डिलीट करने से पहले लोड करा लिया इसको। ओके, और उसके बाद इन्होंने डिलीट किया इसको। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो ऑल मेजर 4 ऑपरेशन भी करेंगे, और हाइबरनेट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मल्टीपल टॉपिक इन दी हाइबरनेट। ओके, सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड, और एनोटेशन बेस्ड के साथ में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और बीच में ही हम लोग स्प्रिंग एमबीसी समझ लेंगे। तो स्प्रिंग एमबीसी, हाइबरनेट एंड स्प्रिंग एमबीसी, हाइबरनेट एंड सर्वलेट जीएसपी, सर्वलेट नहीं सॉरी जीएसपी। सो आपका एक यूआई हो जाएगा, कंट्रोलर के लिए स्प्रिंग एमबीसी हो जाएगा, और डाओ के लिए आपका हाइबरनेट हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन में हम लोग अभी प्रैक्टिस फॉर द टाइमिंग करने वाले हैं। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? No question? Guys, you don't have any question? You understand, not understand? आवाज नहीं आ रही प्रभात आपकी। So you are not audible, Prabhat. The voice is not clear. Okay. So Prabhat, are you saying something? सर जो हम इसमें डेटा वेटा क्रिएट करेंगे, वो चाहे हाइबरनेट से करो कैसे भी करो, सेव तो इसमें ही होगा ना, MySQL वर्कबेंच। आपकी आवाज काफी कम आ रही है, एक बार रिपीट करें। हाँ? सर जो भी डेटा हम सेव करेंगे ना, चाहे वो हाइबरनेट से करो चाहे जावा से करो, वो सेव तो इसमें ही होगा ना, वर्कबेंच में। वर्कबेंच में, वर्कबेंच तो एक आईडी है जैसे इक्लिप्स है, वर्कबेंच के बिहाइंड एक डेटाबेस है। कौन सा डेटाबेस यूज करें हम लोग? MySQL। प्रभात, कौन सा यूज करें हम लोग? MySQL। MySQL के अंदर हमने डीबी बनाया है जिसका नाम है डेमो, और डीबी के अंदर जो टेबल है यूजर्स, उसके अंदर डेटा सेव हो रहा है आपका। ठीक है, MySQL तो इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है आपकी। अदरवाइज अभी देखो विक्रम ने कुछ भेजा है, आपको दिखाते हैं आपको। What he is saying, let me show you. So कहाँ गया? ठीक है, ऐड और डिलीट। एक मिनट, ये देखो जरा, अब ये ब्लैक विंडो पे ही हम क्वेरी चला रहे हैं, दिख रहा है आपको? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर्ड, दिख रहा है आपको? यस सर। सो बिहाइंड द सीन क्या डेटाबेस है, टेबल है। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट है ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी पसंद नहीं है नाम है, राइट? लाइव कलरफुल होनी चाहिए, करेक्ट? तो वर्क बेंच थोड़ा सा कलर दे रही है, राइट? अदरवाइज तो क्या है, अगर आप इसमें देखोगे तो MySQL की कमांड लाइन भी मिल जाएगी आपको। सो लेट मी ओपन इट। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दिया। अब हमें क्या करना है, देखने हैं इसमें कितने डेटाबेस हैं, सारा कमांड के थ्रू ही करना पड़ेगा। सो डेटाबेसेस, कितने डेटाबेस हैं इसके अंदर, ठीक है? हम किसमें काम कर रहे हैं? डेमो में, तो हम कहेंगे यूज डेमो, तो डेमो यूज में आ गया, ठीक है? अब हम लिखेंगे सिलेक्ट, बताइए आप इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा डीबी है बताइए एक बार, वो टेबल कौन सी है, याद है आप लोगों को? यूजर्स। और यूजर्स के अंदर अभी 2 रिकॉर्ड हैं, इसकी ID 1, ये 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको, आप समझ पा रहे हो? सो सारा मुझे कमांड बेस्ड ही करना होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ करता तो। ओके, और इसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं,
वर्क बेंच यूज कर ले रहे हैं, तो ये हमें GUI प्रोवाइड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर दे रहा है, तो हम लोग GUI बेस्ड यहाँ पे कर सकते हैं। ये फीलिंग ले रहे हैं हम लोग इसमें। बिहाइंड द सीन डेटाबेस का तो सिंबल हम ऐसा लिखते हैं ना, ऑलवेज इफ यू विल सी इन माय डायग्राम, तो कुछ ऐसा डायग्राम बना रहे होते हैं DB का, राइट? यस सर। और इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं, टेबल आपस में रिलेशनशिप में होंगी ऐसे करके ना, बहुत सारी टेबल एक दूसरे से रिलेशनशिप में होंगी। गॉट इट? यस तो सर। ये डेटाबेस है। डेटाबेस में डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है।